नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक, जिसको आप डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। तो आज हम उसी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नाम तो आपने सुना ही होगा कि क्रिमिनल केसेस के अंदर, पैटर्निटी के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तब, या फोरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो होता है वो लास्ट ऑप्शन होता है, जिससे हम क्रिमिनल की या किसी भी आदमी की जो है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जिस टेक्निक का या जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उसको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। देखो, और ये जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है किस तरीके से की जाती है, कैसे हम पता लगाते हैं कि ये जो सेल है उसी आदमी की है या दूसरे आदमी की है, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा एक सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमारा जो पॉइंट है, जो टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, सबसे पहली बात तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का मीन ये है कि अभी हमने पिछला जो टॉपिक पॉइंट किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें आपने देखा कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं इस अर्थ के ऊपर, उन सभी का 99.9% जो डीएनए जो होता है वो सबका सेम होता है, और 0.1% डीएनए जो है वो सबका डिफरेंट होता है, और उसी 0.1% डीएनए की वजह से हम एक दूसरे से डिफरेंट है। अब इस 0.1% डीएनए को स्टडी करके पता लगाया जाता है कि आप में और हम में, आप में और आपके पेरेंट्स में, आपके और आपके दोस्तों में क्या डिफरेंस है। उसी 0.1% डीएनए का एनालिसिस करते हैं हम इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अंदर। पहली बात तो ये। दूसरी बात, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को डेवलप करने का या स्टार्ट करने का जो श्रेय जो जाता है, या जिन साइंटिस्ट ने, जिन डॉक्टर ने स्टार्ट की थी, उस डॉक्टर का नाम है अलेक जेप। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है वो अलेक जेफरी ने, अलेक जेफरी नाम के साइंटिस्ट, डॉक्टर, और 1984 के अंदर इन्होंने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया था, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है वो स्टार्ट की गई थी डॉक्टर वीके कश्यप एंड डॉक्टर लालजी सिंह, लालजी सिंह। और ये जो स्टार्ट हुई थी CDFD हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद के अंदर जो है ये रिसर्च हुआ था, या फिर ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई थी। CDFD का मीन है सेंटर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, और ये जो है हैदराबाद के अंदर अवेलेबल है या स्थित प्रेजेंट। अब देखो, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अंदर होता क्या है। मान लो कि यहाँ पे कोई क्राइम सीन है, यहाँ पे कोई क्राइम हुआ है, और यहाँ पे जो क्राइम हुई है यहाँ पे हमें मिली है दो टाइप की सेल, कोई भी दो सेल मिली, और इन सेल के अंदर, इस सेल का जब एनालिसिस किया, ये सेल मान लो उस आदमी की है जिस आदमी का मर्डर हो गया, और ये वाली सेल मिली है जो इस सेल से मैच नहीं करती। इसका मीन मर्डर के टाइम इस सेल वाला जो आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, वो यहाँ पे उपलब्ध था, यहाँ पे प्रेजेंट था, या यहाँ पे उपस्थित था। अब हम क्या करेंगे, इस सेल को यहां से लेंगे, इस सेल को सबसे पहले करेंगे बाहर, इस सेल से हम करेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए, हम डीएनए का आइसोलेशन करेंगे, और उस डीएनए के अंदर हम रिपीटेटिव सीक्वेंस को देखेंगे, और उस रिपीटेटिव सीक्वेंस को देखने के बाद हमें किन्हीं भी एक, दो या तीन जितने भी लोग हैं, किसी भी आदमी पे शक है, उन सभी के सभी आदमियों से हम उनकी सेल आइसोलेट करेंगे, और उस सेल में से फिर डीएनए को आइसोलेट करेंगे, और उस डीएनए के अंदर वो जो रिपीटेटिव जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस का पता करेंगे। अगर वो वाला सीक्वेंस इस वाली सेल के सीक्वेंस के साथ
मैच कर जाता है तो इसका मीन ये सेल और वो वाली सेल जिसका सीक्वेंस मैच कर रहा है वो दोनों की दोनों एक ही आदमी की सेल है। और अगर दोनों सेल एक ही आदमी की है इसका मीन वही आदमी उस मर्डर के टाइम या उस क्राइम के टाइम वहां पे अवेलेबल था। सिंपल सा ये तरीका होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। अब हम थोड़ा सा इस चीज को डिटेल में देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें वो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है 6 स्टेप्स के अंदर। सबसे पहले किया जाता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी किसी भी सेल जो है उस सेल में से डीएनए को आइसोलेट करते हैं। सेकंड जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं डाइजेशन डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। थर्ड जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। और फोर्थ जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं साउदर्न ब्लोटिंग। और नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। और लास्ट जो स्टेप होता है दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी। देखो अब एक एक स्टेप के बारे में हम बात करते हैं। हमें करना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग अगर करना है तो हमें सबसे पहले मिलती है एक सेल। उस सेल के अंदर हमें डीएनए के फिंगरप्रिंट पता करने। उस सेल के पास है न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के पास है उसका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। सबसे पहले इस डीएनए को हम यहां से आइसोलेट कर लेंगे, यानी जो सेल है उस सेल से उसको सेपरेट कर लेंगे। अब इतनी बात आप जानते हो कि इस डीएनए के अंदर 99% डीएनए जो है वो तो सेम है सभी ह्यूमन बीइंग के अंदर। केवल और केवल 0.1% जो डीएनए है वो सभी के अंदर डिफरेंट है, वो सभी के अंदर डिफरेंट है। और ये 99.9% डीएनए सभी के अंदर सेम है। तो सबसे पहले इन दोनों को सेपरेट किया जाता है। और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है जिसको हम बोल देते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इस डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या किया जाता है कि ये जो डीएनए जो होता है इस डीएनए को किसी मीडियम के अंदर जो है मिक्स किया जाता है जिसमें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के हिसाब से ये जो डीएनए जो है दो पीक बनाता है। जो हैवी डीएनए जो होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है और जो लाइट डीएनए जो होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। और ये जो हैवी डीएनए या 99% जो डीएनए जो है इसको हम बोलते हैं बल्क डीएनए, इसको हम बोलते हैं बल्क डीएनए। और ये जो 0.1% डीएनए जो है इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए। और ये जो सैटेलाइट डीएनए जो होता है ये बल्क डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान हैवी पीक बनाता है जो कि एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। और ये जो सैटेलाइट डीएनए जो है ये लाइट पीक बनाता है, लाइट पीक। और हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर यूज करना होता है सैटेलाइट डीएनए। अब इस सैटेलाइट डीएनए को भी थोड़ा और आगे एक्सप्लोर करें, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लें तो ये जो सैटेलाइट डीएनए है ये दो टाइप का हो सकता है। एक को बोलते हैं मिनी सैटेलाइट डीएनए। और दूसरा जो है वो हो सकता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। अब ये जो मिनी सैटेलाइट डीएनए जो होता है ये 2 से लेकर के नहीं, ये 10 से लेकर के 100 बेस पेयर की एक यूनिट होती है। और जो कम से कम अपने आप को 1000 से लेकर के 10,000 बार रिपीट कर सकती है। माइक्रो सैटेलाइट जो होती है उसके अंदर 2 से 6 बेस पेयर की यूनिट होती है जो 500 से 30,000 बार अपने आप को रिपीट कर सकती है। और ये जो मिनी सैटेलाइट जो है इसके अंदर ये जो नाइट्रोजनस बेसेस का सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं VNTR, यानी वो बिना गैप के डायरेक्ट जो है कंटिन्यूअसली अपने आप को रिपीट करते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं VNTR। VNTR का मीन है यहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट,
यानी नाइट्रोजनस बेसिस का एक फिक्स सीक्वेंस जो बार बार बिना गैप के अपने आप को रिपीट कर रहा है डीएनए के अंदर, उसी को हम बोलते हैं वीएनटीआर, उसी को हम बोलते हैं मिनी सैटेलाइट, और उसी का यूज हम करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अंदर। अब देखो बेसिक सी बात कि हमारे पास इस तरह से एक पूरा बड़ा लंबा डीएनए था, लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए। उसमें से हमने क्या किया, जो हमारा वीएनटीआर था उस वाले डीएनए को हमने सेपरेट कर लिया, या जिसको हम बोल सकते हैं सैटेलाइट डीएनए। अब हमारे पास आ गया सैटेलाइट डीएनए, और सैटेलाइट डीएनए को अलग करने की जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हमारा जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हुआ, हमारे पास आ गया सैटेलाइट डीएनए। अब इस सैटेलाइट डीएनए को, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम। और रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से ये जो सैटेलाइट डीएनए जो हमारे पास था, इस तरह से ये सैटेलाइट डीएनए ये अलग अलग छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर ये बन जाएंगे फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स। और अगर डीएनए की क्वांटिटी कम है तो हम पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की प्रोसेस के द्वारा डीएनए की क्वांटिटी जो है वो पहले बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद इन स्टेप में उनको यूज कर सकते हैं। तो पहले स्टेप के अंदर हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया, दूसरे स्टेप के अंदर हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से उनको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। अब जैसे ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो गए, उसके बाद आता है थर्ड प्रोसेस या थर्ड स्टेप, जिसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, आपने बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा है कि इस तरह से हमारे पास एक बेड होता है, एग्रोस जेल का बना रहता है, और ये जो एग्रोस जेल जो होती है सी वीड से या रेड एल्गी से, ग्रासिलेरिया और जेलिडियम से ऑब्टेन की जाती है। इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से वेल होते हैं, और इसके अंदर पूरी की पूरी एग्रोस जेल होती है। एग्रोस जेल जो होती है वो पोरस होती है, और इसी वजह से और इसके साथ यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। हम जानते हैं कि डीएनए जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इधर लगा देते हैं हम पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम बोलते हैं एनोड। और डीएनए नेगेटिव चार्ज होने की वजह से या नेगेटिव मॉलिक्यूल हो जाने की वजह से पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करेगा फास्ट। और यहाँ पे जो हमने डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स किए थे, उन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम यहाँ इसके अंदर इस तरह से डाल देते हैं। जैसे ही हमने फ्रेगमेंट्स इन एग्रोस जेल के अंदर, वेल के अंदर डाले हैं, ये जो डीएनए जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट है वो अपने मोलिकुलर वेट के बेसिस पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। जो सबसे छोटा मोलिक्यूल होगा वो इस तरह से सबसे आगे ही आगे आ जाएगा, और जो थोड़ा बड़ा मोलिक्यूल होगा वो इस तरह से बीच में आ जाएगा, और उसके बाद जो सबसे बड़ा जो मोलिक्यूल होगा वो सबसे पीछे की तरफ रह जाता है। ये तीसरा स्टेप है, जिसके अंदर हम एग्रोस जेल के अंदर हमारे जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे उन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं अलोंग द बेसिस ऑफ देयर मोलिकुलर वेट, उनके मोलिकुलर वेट के हिसाब से। नेक्स्ट जो स्टेप आता है, ये जो एग्रोस जेल होती है ये बड़ी फ्रेजाइल होती है, या फिर ये जो होती है स्टेबल नहीं होती, तो यहाँ पे डीएनए के मोलिक्यूल ज्यादा देर तक रह नहीं सकते। तो हम इसको अब करेंगे ट्रांसफर, और इसको जो ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं साउदर्न ब्लोटिंग। साउदर्न ब्लोटिंग का मीन क्या, हम नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है जिसको हम बोलते हैं साउदर्न ब्लोटिंग, उसके अंदर देखो क्या होता है। साउदर्न ब्लोटिंग, साउदर्न ब्लोटिंग के अंदर हम लेंगे एक या तो नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट, नाइट्रोसेल्यूलोज, या फिर नायलॉन की एक मेम्ब्रेन होती है, नायलॉन की एक मेम्ब्रेन होती है। इस तरह से ये मान लो यहाँ पे एग्रोस जेल है जिसके ऊपर डीएनए, इसके ऊपर आप नाइट्रोसेल्यूलोज की या फिर एग्रोस नाइट्रोसेल्यूलोज नायलॉन की मेम्ब्रेन लगाओगे, और उस मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो डीएनए जिस प्रकार यहाँ से चिपके हुए हैं अपने मोलिकुलर वेट के हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से, इसी तरह से आ जाते हैं ये नायलॉन की उस शीट के ऊपर या मेम्ब्रेन के ऊपर। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को या इस ट्रांसपोर्टेशन को एग्रोस जेल से नायलॉन की शीट के ऊपर जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स लाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साउदर्न ब्लोटिंग बोलते हैं। और थोड़ी सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए कि अगर हम यहाँ पे आरएनए का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं इस प्रोसेस से, तो उसको बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लोटिंग, उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लोटिंग।
और अगर इसी प्रोसेस से आप डीएनए को सेपरेट करते हो, डीएनए को अलग करते हो, तो उसको बोलते हैं वेस्ट साउदर्न ब्लोटिंग, उसको बोलेंगे हम साउदर्न ब्लोटिंग। और अगर इसी प्रोसेस से आप प्रोटीन को उसके ऊपर लेके आते हो तो उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न, साउथर्न और वेस्टर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग बोले। ये बात भी आपको याद रखनी है। और जैसे ही हम इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हमारे डीएनए को ऐड करते हैं, उसके बाद एक छोटा सा स्टेप और किया जाता है जिसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन का मीन ये जो डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए जो होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। अब वो वाला डीएनए के फ्रेगमेंट जो सिंगल स्ट्रैंडेड हैं वो हमारे पास आ गए नाइलॉन मेम्ब्रेन के पास या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के पास। और उस नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन की अगर बात करें कि वो नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन ऐसी है, यहाँ पे सबसे छोटा डीएनए, यहाँ पे थोड़ा बड़ा डीएनए और यहाँ पे सबसे बड़ा डीएनए। और ये सीक्वेंस की बात करें 1 2 3 मान लो, इस तरह से ये सीक्वेंस है जो हमें नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, इसका मीन क्या है? इसका मीन ये कि यहाँ पे ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है उन डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जिनको हम बोलते हैं वीएनटीआर, इनके हम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस तैयार करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। और वो जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस डीएनए के जो छोटे छोटे सेगमेंट या पार्ट जिनको हम आर्टिफिशियली इन वीएनटीआर के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं उन्हीं को कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस डीएनए या जिनको हम बोलते हैं प्रोब। और वो जो प्रोब जो होते हैं इन डीएनए के सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इन प्रोब को कर दिया जाता है रेडियो एक्टिव। ये जो प्रोब जो होते हैं इनको कर दिया जाता है रेडियो एक्टिव। और ये प्रोब जो है इन प्रोब्स को डाल दिया जाता है इस नायलॉन की शीट के ऊपर। और अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो नायलॉन की जो शीट है जिसके ऊपर यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो प्रेजेंट थे उनके साथ ये प्रोब जो है हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। हाइब्रिडाइज का मीन क्या कि यहाँ पे ये जो डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा इस तरह से। और ये जो डीएनए जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये जो डीएनए यहाँ पे सबसे लंबा और यहाँ पे सबसे छोटा, ये जो डीएनए है यहाँ पे इस तरह से अरेंज हो गए और ये डबल स्ट्रैंडेड हो गए। और साथ में ये जो डीएनए जो है ये सारे के सारे डीएनए जो है रेडियो एक्टिव हो गए, रेडियो एक्टिव हो गए। और रेडियो एक्टिविटी की वजह से लास्ट वाला जो स्टेप है उसके अंदर हम क्या करेंगे जिसको बोला जाता है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी, इस ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर क्या किया जाता है कि ये जो नायलॉन की जो मेम्ब्रेन है, शीट है, इसको एक्सपोज किया जाता है एक्स रेज के सामने या एक्स रेज की हेल्प से जब इनको देखने की कोशिश की जाती है तो इस एक्सरे फिल्म के ऊपर, एक्सरे फिल्म के ऊपर हमें कुछ दिखाई देते हैं डार्क बैंड्स। और वो जो डार्क बैंड्स जो दिखाई देते हैं उन डार्क बैंड्स को कंपैरिजन किया जाता है वो वाला नायलॉन शीट जो उस वाले शुरू वाले मर्डर वाले केस के अंदर हमने देखा था। अब देखो डार्क बैंड और इन्हीं डार्क बैंड को देख करके सीक्वेंस जो है वो कंपैरिजन कर लिया जाता है कि कौन सा डीएनए किसके साथ मैच कर रहा है। देखो अब इस बात को शॉर्टकट में पूरी बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास क्या था, इस तरह से यहाँ पे मान लो क्राइम वाला सीन था, यहाँ पे हमें दो सेल मिली, एक सेल जिसका मर्डर हुआ और दूसरा जिसने मर्डर किया, मान लो M2 है उसने मर्डर किया है। इस सेल को हमने क्या किया, यहां से आइसोलेट किया और इसका जो डीएनए जो है उस डीएनए का जब हमने फिंगरप्रिंट किया तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये जो डीएनए है, ये वाला जो डीएनए है यहाँ पे छोटा सा सेगमेंट बना, यहाँ पे एक बड़ा सा बना और यहाँ पे सबसे बड़ा डीएनए मिला। और उसके बाद इसी प्रोसेस से हम ये भी करते हैं कि यहाँ पे ये जो है डबल स्ट्रैंडेड कर लिया, ये जो है ये डबल स्ट्रैंडेड कर लिया और डीएनए फिंगर की प्रिंट की प्रोसेस है इसको हमने, और ये जो है ये मर्डर वाले सीन पे जो हमें सेल मिली उसका यहाँ पे है ये सेल का डीएनए फिंगरप्रिंट। अब उसके बाद जिन आदमियों के ऊपर हमें शक था
उन आदमियों की भी हमने इसी तरह से नायलॉन की शीट बनाई। उस नायलॉन की शीट के अंदर हमने क्या किया कि यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे मान लो ये वाला है, और उसके बाद यहाँ पे ये एक आदमी का जिसके ऊपर शक है उस पे ये वाला सीक्वेंस आ रहा है। दूसरा कोई आदमी है उसके ऊपर यहाँ पे और इस तरह से हो रहा है, और तीसरा कोई आदमी है उसके ऊपर अगर हम उस सीक्वेंस को देखें, VNTR को देखें, तो वहां पे क्या, एक यहाँ पे छोटा सा, एक यहाँ पे छोटा सा, और एक यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा बड़ा, इस तरह से जो सीक्वेंस हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये डबल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पे ये डबल स्ट्रैंडेड कर दिया, और यहाँ पे ये जो है डबल स्ट्रैंडेड कर दिया। इस तरह से देखो, और इनका जो सीक्वेंस अगर हम लिखने की कोशिश करें, मान लो ये 1 2 और 5 है, इसकी बात करें 1 2 और ये 8 है, इसकी अगर बात करें 3 और 5 है, और इसकी बात करें 1 2 और 5 है। अब देखो, ये तो वो वाली सेल का डीएनए फिंगरप्रिंट है जो हमें मिली है मर्डर वाले केस के अंदर, जहां से उस जगह से लोकेशन से मिली है। और ये वाला कोई ए आदमी है, ये कोई बी आदमी है, ये कोई सी आदमी है। अब आप देख करके पता कर सकते हो कि कौन सा आदमी है या फिर कौन सी सेल है जिसका सीक्वेंस इस वाले सीक्वेंस से मैच कर रहा है। और अगर इसका सीक्वेंस इस वाले से मैच कर रहा है, इसका मीन ये दोनों के दोनों जो सेल है सेम आदमी की है। और अगर ये दोनों की दोनों सेल सेम आदमी की है, इसका मीन मर्डर वाले टाइम यहाँ पे ये वाला आदमी था, यानी मर्डर जिसने किया है ये सी वाला आदमी है, क्योंकि ए और बी जो है इनका तो सीक्वेंस इनके साथ मैच है कर नहीं रहा है। और इसी तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो प्रोसेस है या डीएनए फिंगरप्रिंट की जो प्रोसेस है उसको काम में लिया जाता है या उसको किया जाता है किन्हीं भी दो आदमियों के जो फिंगरप्रिंट है उनको मैच करके देखा जाता है। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट का मीन ये नहीं है, डीएनए फिंगरप्रिंट जो होती है हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल के अंदर डीएनए जो है वो पूरा का पूरा सेम होता है। ये वाला फिंगरप्रिंट तो हमारा चेंज भी हो सकता है सर्जरी करवा के भी, लेकिन डीएनए का फिंगरप्रिंट जो है वो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं हो सकता। और डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज हम करते हैं फोरेंसिक काम के अंदर, या फिर क्रिमिनल केसेस को सुलझाने के लिए, या फिर कोई पेटर्निटी का अगर प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी बाप कह दे कि ये लड़का तो मेरा नहीं है या लड़की मेरी नहीं है, तो उस केस के अंदर दोनों के फिंगरप्रिंट चेक करके, डीएनए फिंगरप्रिंट चेक करके हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा बच्चा किसका है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और जय हिंद जय भारत।